हाय एवरीवन। सो हम लोग पढ़ रहे थे रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम। ऑलरेडी हम लोगों ने इससे रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन है और इसको क्यों यूज़ करते हैं वो वाली वीडियो हम लोगों ने पढ़ चुकी है। ये हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर है जिसमें हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, बट उसमें क्या है, रीसेल वैल्यू जो हमारे पास गिवन थी, बट यहाँ पे जो रीसेल वैल्यू है वो हमारे पास हर एक ईयर के लिए जो है ये गिवन है। इसको भी सेम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, बट इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। और अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि एक मशीन कॉस्ट 10,000, मशीन की कॉस्ट हमारे पास 10,000 है और उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो हमारे पास गिवन है। ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड रीसेल वैल्यू दोनों। ऑपरेटिंग कॉस्ट हमने पढ़ा था बहुत सारे टर्म्स। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट जो है सेम होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब यहाँ पे रनिंग कॉस्ट ही है, टर्म से रिलेट करना है। ऑपरेटिंग कॉस्ट उसको ऑपरेट करने में जो कॉस्ट लग रहा है, उसको मेंटेन करने में जिसको रनिंग कॉस्ट वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि गिवन क्या चीज़ है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ ओके। तो वही चीज़ हमने लिख दिया कि कॉस्ट ऑफ मशीन जो है 10,000 है और हम लोगों को क्या निकालना है कि कब हम लोग मशीन को रिप्लेस कर रहे हैं। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एवरेज एनुअल टोटल कॉस्ट पर ईयर, जो कि हमारे टेबल में शोन इन फॉलोइंग टेबल। तो अब हम लोग जो है टेबल बना लेते हैं। टेबल हमारा सेम बनेगा जैसे हम लोगों ने पहले बनाया था। ओके, तो यही हमारा टेबल बनेगा। रनिंग कॉस्ट यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट जो हमारे पास टेबल में यहाँ पे दी हुई थी, ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी कि रनिंग कॉस्ट, ये हमने इस तरीके से लिखा है। और जो हमारा रीसेल वैल्यू है ये भी हमारे पास यहाँ पे दी हुई है, सारा रीसेल वैल्यू फर्स्ट ईयर से लेके 8 ईयर तक। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से जो है अपना कॉपी कर लिया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या करना है, हमें क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट निकालना है। जैसे कि पहले हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो निकाला था, उसी तरीके से क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो पहला जो हमारा फर्स्ट ईयर का जो रनिंग कॉस्ट है वो फर्स्ट ईयर का क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट हो जाता है। और उसके बाद से क्या करते हैं ना, हम लोग ऐड करते जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 1,000 प्लस 1,200 तो हो जाएगा 2,200, फिर 2,200 प्लस 1,400 हो जाएगा हमारे पास 3,600, देन 36 प्लस 17 53, 53 प्लस 5,300 प्लस 2,000 हो जाएगा हमारे पास 7,300। ओके, ये दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास होगा 9,800। उसके बाद 9,800 और इसको ऐड करेंगे हो जाएगा 1,2800। देन 128 प्लस 35 को ऐड करेंगे हो जाएगा हमारे पास 163, देन 00। ठीक है, ये हमारा निकल के आया क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट। अब इसके बाद हम लोग का है बारी निकालने का डिप्रिसिएशन कॉस्ट। पहले भी हम लोग इसको निकाल चुके हैं। तो गाइज अगर आप लोग को याद होगा तो ये जो चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि डिप्रिसिएशन कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, ये चीज़ तो कैपिटल कॉस्ट डिप्रिसिएशन कॉस्ट के लिए हम लोग निकालेंगे कैपिटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। ओके ओके, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ मशीन जो हमारे पास दी हुई थी 10,000, ये क्या है हमारे पास कैपिटल कॉस्ट, ये हमारे पास कैपिटल कॉस्ट है। तो इसमें से हम लोग माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 10,000 माइनस एस। ठीक है, एस का मतलब ये जो रीसेल वैल्यू है, रीसेल वैल्यू को ही स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। ये सब चीज़ हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था। रीसेल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू सेम होता है। ठीक है, अब 10,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू करेंगे। ठीक है, तो 10,000 हमारे पास कैपिटल कॉस्ट है, स्क्रैप वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है। अब 10,000 से हर एक को माइनस करेंगे। 10,000 माइनस 6,000 कितना होगा 4,000। 10,000 माइनस 4,000 6,000। 10,000 माइनस 3,200 कितना होगा 68। इन सारे वैल्यूज को 10,000 से माइनस करके लिखते चले जाएंगे। देन क्या होगा 10,000 माइनस 26 7,400। देन 10,000 से इसको माइनस करेंगे 7,500। देन 25 को माइनस 24 7,600। देन यहाँ पे हो जाएगा 8,000 और देन यहाँ पे होगा 8,400। फाइन,
हमारे पास डिप्रिसिएशन कॉस्ट निकल गया। अब आता है हमें निकालना टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, टोटल कॉस्ट इक्वल टू होता है कैपिटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू प्लस रनिंग कॉस्ट। रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट एक ही होता है। तो कैपिटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू क्या होगा, कैपिटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिप्रिसिएशन कॉस्ट। तो डिप्रिसिएशन कॉस्ट प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट सेम होता है, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू, रीसेल वैल्यू देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, सेम होता है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू डिप्रिसिएशन कॉस्ट प्लस रनिंग कॉस्ट, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या होगा हमारे पास। अब जैसे कि इसको नंबरिंग कर लेते हैं, मैं हर बार नंबरिंग भूल जाती हूँ। जैसे कि कॉलम, फर्स्ट कॉलम के लिए कॉलम 1 2 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं। ये एस है, ठीक है मैंने ऐसा लग रहा है 5 लिखा है, ये 4 है, ठीक है, 3 4, ये है 5 कॉलम 5, ये है 6, ठीक है। अब 6 इक्वल टू क्या होगा, टोटल कॉस्ट यानी कि डिप्रिसिएशन कॉस्ट प्लस रनिंग कॉस्ट, यानी कि 5 + 3। अच्छा, 5 + 3 रनिंग कॉस्ट का मतलब देखो, जैसे कि हम लोगों ने डिप्रिसिएशन तो ठीक है, फॉर्मूला देख लिया कि टोटल कॉस्ट इक्वल टू डिप्रिसिएशन प्लस रनिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो जो 3 है ना, ये यहाँ पे ये क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट है। हम लोगों ने ये वाला रनिंग कॉस्ट नहीं लिया है, क्यूमुलेटिव लिया है, क्योंकि क्यूमुलेटिव हम लोगों ने निकाला ही इसीलिए था ताकि टोटल कॉस्ट में हम लोग उसको यूज कर सके। फर्स्ट ईयर के लिए 1000 था, सेकेंड ईयर के लिए ये 1000 + 1200, 1000 + 1200 22, ठीक है। इन सबको ऐड कर रहा है, ठीक है। थर्ड ईयर के लिए ये सारा को ऐड करके इतना आ रहा है, फोर्थ ईयर के लिए ये सारे को ऐड करके इतना आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ले रहे हैं। तो क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट को लेना, यानी कि 6 इक्वल टू 5 + 3, यानी कि 4000 + 1000 कितना होगा, 5000। देन 6000 + 2200 8200, 68 + 36 10400, then 74 + 53 12700, then 73 75 14800, 76 98 17400, then 128 और 8000 20800, और ये होगा 24700। फाइन, ये निकल गया हमारा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के बाद हमें निकालना होता है एवरेज एनुअल कॉस्ट। एवरेज एनुअल कॉस्ट को हम लोग जो है 7 से डिनोट कर देते हैं, 7 नंबर कॉलम, जो कि इक्वल होगा 6 / 1, ठीक है। पहले भी ऐसा ही किया था हम लोगों ने, 6 / 1 मतलब एवरेज एनुअल कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करके हम लोग एवरेज एनुअल कॉस्ट निकालते हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए एवरेज एनुअल कॉस्ट क्या होगा, 5000 / 1, यानी कि 5000। सेकेंड ईयर के लिए 8200 / 2, यानी कि 4100। इसी तरीके से 10400 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगा, ठीक है। इस तरीके से 127 / 4 करेंगे 3175, ठीक है। इसी तरीके से 148 / 5 करेंगे 2960, देन 2900, देन 2971.4, देन 3087.5। फाइन। सो ये हमारा निकल करके आया क्या, सारा टेबल का वैल्यू, जिसमें हमें फाइंड आउट क्या करना था, एवरेज एनुअल कॉस्ट। हमारा क्वेश्चन कहाँ गया, ओके। हमने क्या लिखा था कि टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल टाइम व्हेन द मशीन शुड बी रिप्लेस्ड वी कैलकुलेट एवरेज टोटल कॉस्ट पर ईयर, ठीक है। हम लोगों ने ये निकाल लिया। इसको निकालने के बाद का हमारे स्टेप में क्या है कि हमें ये देखना होगा कि हमारा जो एवरेज एनुअल कॉस्ट है वो सबसे मिनिमम कौन सा है। 5000 है, मतलब कौन सा वैल्यू सबसे मिनिमम है। सो सबसे मिनिमम मुझे दिख रहा है कि 2900। ये 2900 जो है इस पूरे कॉलम में सबसे मिनिमम है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को नोटिस करना है। अब उसके बाद हम लोग अपना आगे का स्टेप, ओके। सो मैंने यहाँ लिखा है कि फ्रॉम दिस टेबल इट इज क्लियर दैट द एवरेज एनुअल कॉस्ट इज मिनिमम एट द एंड ऑफ 6 ईयर। हमें दिख रहा है कि इस टेबल से हमें क्या दिख रहा है कि सबसे मिनिमम जो एवरेज एनुअल कॉस्ट है वो किस ईयर के लिए है, 2900 आया है। ये कौन से ईयर के लिए आया है, 6th ईयर के लिए आया है, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। अब मशीन को कब रिप्लेस करना है, क्वेश्चन तो हमारा यही था ना कि मशीन को रिप्लेस कब करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने पिछली वीडियो में ही पढ़ा था रिप्लेसमेंट पॉलिसी। एक बार फिर से देख लेते हैं।
ठीक है। तो ये था हमारा रिप्लेसमेंट पॉलिसी। रिप्लेसमेंट पॉलिसी क्या कहता है, द रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट, रनिंग और दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, रनिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द मशीन of the machine for the next year is more than the average annual cost of the machine for the selected year, then replace the machine at the end of the selected year। ठीक है, इतना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्टेड ईयर और नेक्स्ट ईयर देखना है। सिलेक्टेड ईयर क्या है हमारे पास, जिसे हमने सिलेक्ट किया है, सिलेक्टेड ईयर क्या है जिसे हमने सिलेक्ट किया है, यानी कि ये कौन सा ईयर है, 6th ईयर, ये सिलेक्टेड ईयर है। और नेक्स्ट ईयर का मतलब जिस ईयर को सिलेक्ट किया है उसके बाद का ईयर, यानी कि 7th ईयर क्या है हमारे पास, नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे कि अकॉर्डिंग टू आवर रिप्लेसमेंट पॉलिसी क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखेंगे रनिंग कॉस्ट ऑफ द मशीन फॉर द नेक्स्ट ईयर, और क्या दूसरी चीज क्या है कि एवरेज एनुअल कॉस्ट फॉर सिलेक्टेड ईयर। यही दो चीज हमें बोला है। तो इन क्या इक्वल है, रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर है 7th ईयर, और उसकी जो रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है 3000। तो यहाँ लिखेंगे 3000, और एवरेज एनुअल कॉस्ट जो है सिलेक्ट किया हुआ जो ईयर है उसका एवरेज एनुअल कॉस्ट क्या है 2900, यहाँ लिखेंगे 2900। ठीक है, अगर कोई हमें रिप्लेसमेंट पॉलिसी बोलता है कि अगर जो हमारा रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट नेक्स्ट ईयर का मोर देन है एवरेज एनुअल कॉस्ट सिलेक्टेड ईयर से, देन रिप्लेस द मशीन एट द एंड ऑफ सिलेक्टेड ईयर। ओके, सो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि रनिंग कॉस्ट ऑफ द मशीन जो है वो 3000 है, विच इज मोर देन एवरेज एनुअल कॉस्ट फॉर द सिलेक्टेड ईयर, यानी कि ये जो है 29 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग को मशीन को रिप्लेस कर देना है एट द एंड ऑफ सिलेक्टेड ईयर, यानी कि एट द एंड ऑफ 6th ईयर। ठीक है, तो हमें हमारा सॉल्यूशन मिल गया। लिख सकते हैं कि वी कंक्लूड दैट द इक्विपमेंट लिख सकते हैं या मशीन लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, शुड बी replace at the end of 6th year। ओके, सो ये हमें निकालने बोला था कि हमारा मशीन कब रिप्लेस होगा, तो हमें पता चल गया है कि 6th ईयर के एंड में जो हम लोग मशीन को रिप्लेस करेंगे तो वो हमारा जो है ऑप्टिमल ईयर होगा मशीन को रिप्लेस करने का। ऑलराइट गाइस, तो ये था हमारा आज का जो है प्रॉब्लम जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया है रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम का। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो या इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी आप लोगों को हेल्प मिल गई हो तो नीचे कमेंट ज़रूर कर देना। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।